नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 4 मार्च सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में ओलावृष्टि से प्रभावित इन किसानों को भी मिलेगा मुआवजा, सीएम ने जारी किया आदेश, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा बोर्ड परीक्षाओं में नकल पर एक्शन, सरकार ने बोर्ड सचिव को हटाया। 10वीं के पेपर में 79 नकलची पकड़े गए, 3 पर्यवेक्षक हटाए। हरियाणा के पूर्व मंत्री सांगवान का निधन, चरखी दादरी में बीजेपी विधायक बेटे ने दी मुखाग्नि। पीएम सूर्य घर योजना से जगमगाएंगे हरियाणा के ये जिले, मुफ्त बिजली के लिए लगाए जाएंगे 27,000 सोलर पैनल। हरियाणा में खुलेंगे 4 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज, विधानसभा बजट सत्र में होगी घोषणा। मजदूर संघ व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच हुई बैठक, कई मांगों पर हुई सहमति। बोर्ड परीक्षाओं में नकल पर नकेल के लिए प्लान तैयार, शिक्षक भी नहीं रखेंगे मोबाइल, चूक हुई तो होगी FIR। और मार्च अप्रैल की गर्मी से घट सकती है गेहूं की उपज, पंजाब हरियाणा और यूपी पर ज्यादा असर, बीते 4 साल से बढ़ रहे हैं लगातार गेहूं के दाम। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बीते कई दिनों से बरसात का सिलसिला चल रहा है, जिससे कि एक बार फिर से ठंड दस्तक देती हुई नजर आ रही है। हालांकि फरवरी के महीने की शुरुआत में ही गर्मी महसूस हो रही थी और कई जगह पारा 28 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया था, लेकिन बरसात से फिर से लोगों को ठिठुरन महसूस होने लगी। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में अब 5 मार्च तक इसी प्रकार का मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। आज राज्य में दिन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो बता दें कि गृह कल्याण केंद्र नई दिल्ली में अटेंडेंट, चपरासी, केयरटेकर व नर्सरी टीचर व कई अन्य पदों पर भर्तियां निकली है। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने लिए आवेदन भेज सकते हैं। ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। सैलरी 6,000 रुपए से लेकर 18,000 रुपए प्रति माह मिलेगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 मार्च है। बता दें कि नर्सरी अटेंडेंट, डे केयर अटेंडेंट फॉर क्रैच, चपरासी, केयरटेकर, डे केयर टीचर फॉर क्रैच, नर्सरी टीचर, स्टोर इंचार्ज, अकाउंट असिस्टेंट, कार्यालय सहायक आदि के पदों पर भर्तियां होंगी। ये भर्ती बिल्कुल निःशुल्क यानी फ्री की जाएगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है। वहीं अकाउंटेंट, असिस्टेंट व ऑफिस असिस्टेंट के लिए 35 वर्ष अधिकतम आयु होनी चाहिए। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख ले। हरियाणा में टेक्निकल शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि राज्य में 4 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलने जा रहे हैं। टेक्निकल एजुकेशन विभाग ने इसकी सारी तैयारी कर ली है। विधानसभा के बजट सत्र में इनके बारे में ऐलान किया जाएगा। इनमें से एक कॉलेज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विधानसभा क्षेत्र लाडवा में खोला जाएगा। वहीं दूसरा एजुकेशन मंत्री महिपाल ढांडा के गृह जिले पानीपत में शुरू होगा। पानीपत में मंत्री के गाँव में कॉलेज खोलने की योजना बनाई गई है। यानी 4 में से 2 कॉलेज मुख्यमंत्री और मंत्री के क्षेत्र में खोले जाएंगे। बाकी के 2 कॉलेज पटौदी और नारनौल में शुरू होंगे। राज्य में वर्तमान में 27 सरकारी और 3 सरकार से संबंधित पॉलिटेक्निकल कॉलेज हैं। नए कॉलेज खुलने से सीटों की संख्या में भी इजाफा होगा। कॉलेजों में कार्यरत स्टाफ को भी नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें नई दिल्ली स्थित IIT का दौरा कराया जाएगा। इस प्रकार विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के क्षेत्र में भी विस्तार होगा। विद्यार्थियों को भी अलग अलग चरणों में यहाँ भेजा जाएगा। टेक्निकल एजुकेशन विभाग अब पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने की तैयारी में है। जल्द ही 3,500 नए कंप्यूटर खरीदे जाएंगे। इनमें से 3,000 विद्यार्थियों के लिए होंगे तो वही 500 कंप्यूटर कार्यालयों में प्रशासकीय कार्यों के लिए उपस्थित रहेंगे। हरियाणा विधानसभा का चुनाव परिणाम घोषित हुए 4 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी इस अप्रत्याशित हार से उभर नहीं पाई है, जिसके चलते अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चयन भी नहीं हो पाया है। नेता विपक्ष के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी दावेदारी जता चुके हैं और हार के बाद भी विधायकों की बैठक बुलाकर दिल्ली में ही शक्ति प्रदर्शन कर चुके हैं। इन सबके बीच अब कांग्रेस पार्टी नींद से उठी है और 6 मार्च को हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी BK हरिप्रसाद ने दिल्ली में मीटिंग बुला ली है, जिसमें सभी मसलों पर मंथन हो सकता है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कयास लगने लगे हैं कि आखिर उनका भविष्य क्या होगा। अब तक केंद्रीय नेतृत्व ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे बढ़ने का इशारा नहीं किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि संगठन से लेकर नेता विपक्ष के रूप में नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि संगठन में कई पद लंबे समय से खाली हैं और अब उन्हें भरने का भी काम शुरू हो सकता है। मुख्यमंत्री बताए जा रहे हुड्डा की लीडरशिप में विधानसभा चुनाव लड़ा गया, लेकिन लगातार तीसरी बार हार झेलनी पड़ी। ऐसी स्थिति में हुड्डा की चिंता बढ़ना अब लाजमी है। कुमारी शैलजा हार के बहाने अपने कद को बढ़ाने की कोशिश में है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान बीच का रास्ता निकालते हुए अब किसी तीसरे नेता को ही नेता विपक्ष बनाने का फैसला कर सकता है।
हरियाणा में 2 मार्च रविवार को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है, जिसमें 50% से भी कम लोगों ने मतदान किया। इस बार लोगों का मतदान के प्रति कम रुझान देखने को मिला। ईवीएम की खराबी से लेकर फर्जी वोटिंग तक के कई मामले सामने आए। कई जिलों में खबरें आई कि वोटिंग मशीन खराब होने से मतदाताओं को कई घंटों तक लाइनों में खड़े होकर इंतजार करना पड़ा। कई जगह लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं थे, जिससे हंगामा हुआ और मतदान प्रक्रिया भी बाधित होती हुई दिखाई दी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते रविवार को 9 नगर निगम सहित कुल मिलाकर 40 निकायों में मतदान हुआ। अब इन सब घटनाओं के बीच अब प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों को बेसब्री से 12 मार्च का इंतजार है, क्योंकि उसी दिन चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। साथ ही आपको बताते चले कि पानीपत निकाय चुनाव के लिए 9 मार्च को वोटिंग होगी, लेकिन सभी निकायों के नतीजे एक साथ ही घोषित किए जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का दावा कर चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी अपना दावा ठोका जा चुका है। हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल जिले पीएम सूर्य घर योजना के तहत जल्द रोशन होते हुए नजर आएंगे। यहाँ के उपभोक्ताओं को सरकार द्वारा मुफ्त यानी फ्री की बिजली देने के लिए 27,000 सौर ऊर्जा कनेक्शन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस परियोजना के लिए विभाग द्वारा खाका तैयार किया जा चुका है। इसके तहत दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 तक के लिए प्रारूप तैयार कर लिया गया है। विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी कि जो उपभोक्ता 3 किलोवाट तक का सौर ऊर्जा कनेक्शन लगवाना चाहेगा, उन्हें 78,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस पर उपभोक्ताओं को हर महीने 450 यूनिट बिजली दी जाएगी, जिससे उसे काफी हद तक हर महीने आने वाले बिजली के बिल से मुक्ति मिलेगी। यदि उपभोक्ता 3 किलोवाट तक का सौर ऊर्जा कनेक्शन लगवाएगा तो उसे लगभग 1,60,000 रुपए तक की राशि खर्च होगी, जिस पर केंद्र सरकार 78,000 रुपए का अनुदान देगी। सभी श्रेणी के घरेलू उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सौर ऊर्जा पैनल लगवाने के लिए अब तो बैंक भी ऋण उपलब्ध करवा रहे हैं। बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित हुए किसानों को सूबे की नायब सैनी सरकार बड़ी राहत प्रदान की है। सरकार ने फैसला लिया है कि उन किसानों को भी फसल में हुए नुकसान के लिए मुआवजा राशि दी जाएगी, जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा नहीं करवा रखा है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि ऐसे गैर पंजीकृत किसानों को अगले 3 दिनों के भीतर ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर ओलावृष्टि से हुए नुकसान का ब्यौरा दर्ज कराने को कहा गया है, ताकि कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर वास्तविक नुकसान का सही ढंग से आकलन कर सके। वहीं फसलों का बीमा करवाने वाले किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा नुकसान का मुआवजा देने का प्रावधान है। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि राज्य में खराब फसलों की गिरदावरी का काम पहले से शुरू हो चुका है। बुधवार देर शाम तक सभी जिलों से सरकार के पास रिपोर्ट पहुंच जाएगी, जिसके बाद प्रभावित किसानों को नुकसान का मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी। श्याम सिंह राणा ने कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार ओलावृष्टि से फसलों में हुए नुकसान की भरपाई करेगी। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, वे अपने निकटतम कृषि अधिकारी से संपर्क कर अपनी खराब फसल की रिपोर्ट दर्ज करवाएं। जिन्होंने बीमा नहीं कराया है, वो किसान आगामी 3 दिन के भीतर हरियाणा ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी फसल खराब की रिपोर्ट दर्ज करवाएं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भारतीय मजदूर संघ के बीच एक मीटिंग हुई है। यह मीटिंग काफी देर तक चली। लगभग 2.5 घंटे तक चली वार्ता में 1 दर्जन समस्याओं के समाधान तथा मांगों को मानने पर सहमति बनी है। बजट से पहले हुई इस बैठक में राज्य सरकार लगभग 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित करने जा रही है। इसके लिए विधानसभा में कानून प्रस्तुत किया जाएगा। राज्य में पॉलिसी पार्ट 1 और पॉलिसी पार्ट 2 के तहत कच्चे कर्मचारियों की भर्ती होती रही है। पॉलिसी पार्ट 1 के तहत 1,10,000 कच्चे कर्मचारियों को भर्ती किया गया था, जिन्हें हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के अधीन किया जा चुका है। वहीं पॉलिसी पार्ट 2 के तहत 10 से 12,000 कच्चे कर्मचारियों की भर्ती हुई थी, जो सीधे सरकारी विभागों के पेरोल पर है मगर नियमित नहीं है। वार्ता के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने विश्वास दिलाया कि 12 मार्च तक सेवा नियम बना लिए जाएंगे, जिन्हें विधानसभा के बजट सत्र में पास कराते ही कर्मचारियों पर लागू कर दिया जाएगा। इस एक्ट के तहत राज्य सरकार के सभी कच्चे कर्मचारियों को 58 साल तक जॉब की गारंटी देने के साथ ही वे सभी सुविधाएं देगी जो नियमित कर्मचारियों को मिलती है। मीटिंग के बाद कर्मचारियों को बोनस मिलने की उम्मीद मिल गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने इसके लिए एक कमेटी गठित की है। वहीं 6,000 ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर को उनका बकाया वेतन भी दिया जाएगा। साथ ही खेदड़ और यमुनानगर में जो कर्मचारी हड़ताल के दौरान हटाए गए थे, सभी को जल्द ही ज्वाइन करवाया जाएगा। प्रदेश में जल्दी ही मिनिमम वेज का भी रिवीजन किया जाएगा। जिन कर्मचारियों को पैसे कट चुके हैं, उन्हें जल्द आयुष्मान कार्ड उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए सरकार एक्शन मोड में है। इस सिलसिले में महेंद्रगढ़ जिले में 10वीं व 12वीं की नकल रहित परीक्षा करवाने के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है। जिले के सभी 52 परीक्षा केंद्रों पर पुलिस का सख्त पहरा रहेगा। इसके अलावा सभी फ्लाइंग स्क्वाड टीम पूरी तरह से सक्रिय रहेंगी। अगर स्कूल के अंदर कोई गड़बड़ होती है तो संबंधित कमरे का निरीक्षक और केंद्र अधीक्षक का भी FIR में नाम शामिल होगा। यह बात सोमवार को उपायुक्त डॉक्टर विवेक भारती ने पंचायत भवन में जिला के सभी केंद्र अधीक्षक तथा फ्लाइंग स्क्वाड की बैठक में दी है। इस मौके पर पुलिस
अधीक्षक पूजा वशिष्ठ भी मौजूद थी। उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद इस मामले को बहुत ही गंभीरता के साथ ले रहे हैं। ऐसे में परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के लिए संबंधित के खिलाफ जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई अमल में लाएगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी स्कूल में बाउंड्री वाल नहीं है तो बैरिकेडिंग करवाई जाए। जहां ऊपरी मंजिल उपलब्ध है वहां पर ग्राउंड फ्लोर पर कोई परीक्षा न करवाई जाए। खिड़कियों पर जालियां लगवाई जाए। साथ ही नकल रहित परीक्षाओं को लेकर पंचायत भवन में बुलाई गई बैठक में पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर केंद्र अधीक्षक के अलावा किसी के पास भी मोबाइल फोन नहीं होना चाहिए। किसी एक काउंटर पर सभी अध्यापकों तथा कर्मचारियों के मोबाइल फोन जमा करवाए जाए। उन्होंने बताया कि पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टियां लगातार परीक्षा केंद्रों का दौरा करेंगी। किसी भी परीक्षा केंद्र के अंदर अनधिकृत व्यक्ति नहीं मिलना चाहिए। हरियाणा में अब रोडवेज संचालन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में बसों के संचालन को लेकर और बस अड्डों को हाईटेक बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए प्रदेश की बसों और बस स्टेशनों को हाईटेक बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, अब हरियाणा रोडवेज की एक ऐप बनने जा रही है जिसमें आपको रेलवे की तर्ज पर खाने के साथ साथ अन्य व्यवस्थाओं का भी उल्लेख मिलेगा। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा रोडवेज की बसों को ट्रैक करने के लिए एक ऐप बनाने पर काम शुरू हो चुका है। इससे यात्रियों को बस को ट्रैक करने में आसानी होगी। इस ऐप से बसों की सही स्थिति का भी पता चल सकेगा। इससे यात्रियों का समय भी बचेगा। बता दें कि हरियाणा रोडवेज को बेहतर बनाने को लेकर परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस वर्ष सभी बस अड्डों को आधुनिक बनाना, साफ सफाई, खाने पीने के सामान की क्वालिटी आदि सुधारना मुख्य उद्देश्य रहेगा। हरियाणा में बोर्ड की परीक्षाओं में नकल के मामले में सरकार ने एक्शन लिया है। सरकार ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव अजय चोपड़ा को हटा दिया है। उनकी जगह HCS अधिकारी डॉक्टर मुनीष नागपाल को सचिव लगाया गया है। सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक चोपड़ा को रिलीव किया गया है। चोपड़ा को 23 अक्टूबर 2024 को सरकार ने बोर्ड सचिव की जिम्मेदारी सौंपी थी। सोमवार को 10वीं बोर्ड का इंग्लिश का पेपर हुआ जिसमें 2,93,000 बच्चे शामिल हुए। पेपर दोपहर 12:30 बजे से शुरू होकर 3:30 बजे तक चला। राज्य में कुल 79 मामले नकल के सामने आए गए। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर पुनाहना की पिनगुआ में तैनात पर्यवेक्षक नावेद, फिरोजपुर झिरका में तैनात पर्यवेक्षक शाहिद हुसैन और चरखी दादरी के सारंगपुर में तैनात पर्यवेक्षक राजवीर सिंह को रिलीव कर दिया गया है। नूह के माउंट अरावली पब्लिक स्कूल में 34 फर्जी स्टूडेंट पकड़े गए। ये दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए पाए गए। उधर झज्जर में छतों पर भी पुलिसकर्मी तैनात रहे। स्टूडेंट्स के जूते तक उतरवा दिए गए। पिछली बार इसी केंद्र पर 10वीं का मैथ का पेपर आउट हुआ था। साथ ही सरकार ने आदेश दिए है कि जिन स्कूलों में बोर्ड की परीक्षा होनी है वहां सुबह 10:30 बजे तक की पढ़ाई होगी। इसके बाद एग्जाम के लिए सेंटर खाली करना होगा। अभी तक एग्जाम के दौरान स्कूलों में स्टाफ रहता था। हरियाणा के पूर्व सहकारिता मंत्री और 2 बार विधायक रहे सतपाल सांगवान का सोमवार 3 मार्च को निधन हो गया। लीवर कैंसर की वजह से वे अस्वस्थ चल रहे थे। तड़के 2:45 पर उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। बीते दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उन्हें अस्पताल में मिलने भी पहुंचे थे। सुबह 8:30 बजे उनका पार्थिव शरीर चरखी दादरी के लोहारू रोड स्थित उनके निवास स्थान पर लाया गया। यहाँ लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। दोपहर बाद 3 बजे दादरी से अंतिम यात्रा निकाली गई। शाम को चंदेनी गाँव में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। विधायक बेटे सुनील सांगवान ने उन्हें मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह, पूर्व मंत्री जेपी दलाल, बाडड़ा से भाजपा विधायक उमेद पातुआस, उचाना से विधायक देवेंद्र अत्री और भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह समेत अन्य नेता शामिल हुए। बता दें कि सतपाल सांगवान को पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल ने राजनीति में एंट्री दिलाई थी। वह बंसीलाल के करीबी थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बजट पर अंतिम चर्चा जारी है। इसके लिए उनके द्वारा कैबिनेट के मंत्रियों और विधायकों की बैठक बुलाई गई। 2 दिवसीय इस मीटिंग के पहले दिन बजट को लेकर चर्चा की गई। इस मीटिंग में बजट को लेकर आने वाले सुझावों को सीएम सैनी ने अपने बजट में शामिल करने का आश्वासन दिया। इस बार हरियाणा का बजट होली से एक दिन पहले यानी 13 मार्च को पेश होने के आसार है। हालांकि इसका फैसला 6 मार्च को बुलाई गई BAC की बैठक में होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने दूसरे कार्यकाल में वित्त मंत्री के तौर पर पहला बजट पेश करेंगे। हरियाणा का अगले वित्त वर्ष का बजट 1,95,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। मुख्यमंत्री चूंकि वित्त मंत्री भी है, इसलिए उनके निर्देश पर अगले साल का बजट तैयार किया जा रहा है। बजट को लेकर बुलाई गई मीटिंग में विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर सिंह कल्याण और डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा को भी इस चर्चा के लिए बुलाया गया है। सीएम सैनी ने मंत्रियों समेत सभी को व्यक्तिगत पत्र भेजकर आमंत्रित किया है। वहीं कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास भी सीएम की बुलाई गई इस बजट पर चर्चा मीटिंग में शामिल हुए। मीटिंग के बाद उन्होंने बताया कि उनके द्वारा मीटिंग में मेवात यानी नूह को लेकर कई मुद्दे रखे हैं। लाडो लक्ष्मी योजना पर लगभग 10,000 करोड़ रुपए का खर्च आने का भी अनुमान है। इस बजट में लाडो लक्ष्मी योजना के बजट का प्रावधान किया जाएगा। इस योजना के तहत सूबे की गरीब महिलाओं को 2100 रुपए हर महीना सरकार देगी। इस योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनकी उम्र 18 से 60 साल तक होगी और आर्थिक रूप से कमजोर होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले से ही यह घोषणा कर चुके हैं। 7 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। सत्र की अवधि 7 मार्च से 25 मार्च तक रहेगी।
गेहूं की कीमत इस साल भी हाई बनी रह सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मार्च से मई तक गर्मियों में सामान्य से ज्यादा तापमान रहने की आशंका है, जिसके चलते गेहूं की उपज कम हो सकती है। पिछले 4 साल से गेहूं के दाम बढ़ते रहने का एक बड़ा कारण खराब मौसम भी रहा है। इस साल का फरवरी 125 साल में सबसे अधिक गर्म रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि मार्च से अप्रैल तक देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से ज्यादा गर्मी रहने वाली है। मार्च में गर्म हवाओं की संख्या भी बढ़ने की उम्मीद है। यह हवाएं गेहूं के दाने बनने के प्रोसेस के लिए महत्वपूर्ण है। IMD ने गर्मी के लिए अपने पूर्वानुमान में कहा है कि मार्च 2025 के दौरान सेंट्रल इंडिया के अधिकांश भागों और दक्षिण के भागों में सामान्य से अधिक गर्मी की लहरें चलने की संभावना है। गेहूं एक सर्दीय फसल है जिसे वर्ष में केवल एक ही बार उगाया जा सकता है और जो देश के लगभग आधे हिस्से के लिए भोजन का मुख्य स्रोत है। इस तरह उच्च तापमान को सहन नहीं कर सकता, जिसके चलते गेहूं की फसल की कुल उपज कम हो जाएगी। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स 112 अंक गिरकर 73,085 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 5 अंकों की गिरावट रही। यह 22,119 के स्तर पर क्लोज हुआ। बैंक और मीडिया शेयर सबसे अधिक टूटे हैं। निफ्टी मीडिया इंडेक्स 1.10% और बैंक इंडेक्स 0.48% गिरकर बंद हुआ। निफ्टी रियल्टी में सबसे ज्यादा यानी 1.26% की तेजी रही, तो मेटल और IT इंडेक्स में भी 1% से अधिक की तेजी रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 264 रुपए महंगा होकर 85,320 रुपए पर पहुंच गया है, तो वहीं 1 किलो चांदी 918 रुपए महंगी होकर 94,398 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 79,550 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 86,770 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।